हे गाइस, हम चिराग। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस 3 वर्ड से बना है। ऑस्टियो मतलब बोन, आर्थो मतलब आर्थ्रोन होता है जिसका मतलब होता है जॉइंट, एंड आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज जनरली अ डिजेनरेटिव डिसीज दैट इंक्लूड द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट कार्टिलेज एंड बोन। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? इट इज द degenerative disease that involves the inflammation of joint cartilage and bone। ठीक है, इतना समझ आ गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अभी हमने जस्ट इसके बारे में बात की है। तो हम बात करेंगे कि जस्ट एक फैक्ट के बारे में कि इन्फ्लामेशन पहले माना जाता कि जस्ट ए मिसनोमर एंड इन्फ्लामेशन डिड नॉट प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। बट आगे जाके क्या हुआ कि आगे जाके माना गया, इट वाज बिलीव्ड दैट इन्फ्लामेशन प्ले अ वेरी बिग रोल इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो जनरली जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होती है, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है उसकी नैरोइंग होना, फोकल नैरोइंग होना, फर्स्ट ये चीज होती है। एंड सेकंड क्या होता है कि मार्जिनल बोन ग्रोथ हो जाती है, मार्जिनल बोनी ग्रोथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोफाइट ग्रोथ हो जाती है या ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, दोनों चीजें पता चल गई हमें। हमने देखा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, हमने देखा कि ये दो चीजें क्या क्या इंक्लूड करता है। फर्स्टली होता है कि फोकल नैरोइंग ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, एंड सेकंड क्या होता है कि मार्जिनल बोन ग्रोथ हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाता है, फिर ऑस्टियोफाइट क्या हो जाती है? ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जनरल होता क्या है। ठीक है, दिस इज वन बोन, दिस इज द सेकेंड वन। ठीक है, और ये जॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, अब एक हेल्दी जॉइंट में दो आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं, टू आर्टिकुलर कार्टिलेज दैट स्लाइड विद ईच अदर एंड अगेंस्ट ईच अदर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर मूवमेंट। ठीक है, तो दो आर्टिकुलर कार्टिलेज हुए एंड द इनर लाइनिंग में यहां पर क्या होता है? साइनोवियम होता है। क्या होता है? साइनोवियम। एंड ये क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये क्या होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज, एंड दिस इज साइनोवियम। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कंटेंट क्या होता है साइनोवियम के, बिकॉज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, तो फर्स्टली अब मैं बोलता हूं कि साइनोवियम, ठीक है, इसके क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड के क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, क्यों, क्या है ऐसा साइनोवियल फ्लूइड में जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि ग्लाइंडिंग नहीं होने देता आर्टिकुलर कार्टिलेज की। ठीक है, जब भी हम एक मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो। ठीक है, तो जब हम साइनोवियल फ्लूइड की बात कर रहे होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड की बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है? ये बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं, इसको मैं रेड से डिनोट करता हूं। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, क्या क्या है? ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और नर्व एंडिंग भी होती है, जो कि पेन को लेके जाएगी, और जो कि एक बहुत मेन कोज है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें इतना ज्यादा पेन होता है हमें। ठीक है, नाइट पेन ज्यादा होता है, सुबह उठते हैं तो हाफ एन आवर तक बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है, हम सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये चार चीजें जो होती है बहुत ज्यादा मेन होती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। एंड दो जो बहुत मेन चीज होती है वो कौन कौन सी होती है? वो होती है फर्स्टली टू सेल्स। दो टाइप की सेल्स होती है, टाइप 1 सेल एंड टाइप 2 सेल्स। टाइप 1 क्या करती है? टाइप 1 करती है सेलुलर डेब्रिस को रिमूव करने का काम। फॉर एग्जांपल, अगर आरबीसी है,
ठीक है, आरबीसी में क्या होता है कि 120 डेज में उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है और वो कहां चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है। तो एज अ कैरियर क्या काम करता है, ब्लड वेसल्स जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जो कि स्प्लीन में जा रहे होते हैं, तो एज अ लिम्फेटिक वेसल काम करती है। जो भी सेलुलर डेब्रीज होगी, मतलब जो भी सेलुलर वेस्ट होगा वो जॉइंट में से निकालने का काम कौन करता है, टाइप ए सेल्स करते हैं। अब टाइप बी सेल्स क्या करते हैं, फिर टाइप बी सेल्स क्या करते हैं, टाइप बी सेल्स वो करते हैं, इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि क्या करता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लुब्रिकेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, काम क्या करता है, लुब्रिकेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टाइप 1 सेल्स, टाइप ए सेल्स भी मैंने बताया, टाइप ए सेल्स क्या कर रहे थे, क्लियर सेलुलर डेब्रिज, क्लियर सेलुलर डेब्रिज। एंड टाइप बी सेल्स क्या कर रहे हैं, लुब्रिकेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज को मेंटेन करके रखते हैं। साइनोवियल फ्लूइड का क्या करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक बेसिक टाइप में कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल चीज में बताता हूं, उसके बाद में एक एडवांस पे जाएंगे हम। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे फॉर्म होता है, उसके बाद हम बात करेंगे उसकी पैथोमैकेनिक्स की। फर्स्टली हम अपने बेसिक्स लिख लेते हैं, जो भी हमने अभी सीखा है कि टाइप ए सेल्स जो होते हैं वो सेलुलर डेब्रिज का रिमूवल करते हैं, एंड टाइप बी सेल्स जो होते हैं वो इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक जनरल टाइप में क्या है। तो हमने देखा था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि एक फोकल नैरोइंग हो जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज की, जो कि ग्राइंडिंग मूवमेंट लेके आता है। ठीक है, अब ग्राइंडिंग मूवमेंट लेके आएगा, इसका मतलब क्या है कि जो पहले फ्रिक्शन नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट एक नॉर्मलाइज तरीके से हो पा रहा था, अब वो नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन आ जाएगा। अब इन्फ्लेमेशन आ गया तो मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होंगे वो अपना फंक्शन करेंगे, एंड क्या हो जाएगा, पेन इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, पेन इंड्यूस हो जाएगा, पेन इंड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, कैसे होगा, क्योंकि नर्व एंडिंग्स भी हैं वहां पर, नर्व एंडिंग होगी तो वहां से नर्व सिग्नल जाएंगे और ऊपर तक जाएंगे, तो नर्व सिग्नल्स या नर्व एंडिंग की वजह से कहां तक जाता है, पेन जाता है, पेन ट्रिगर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर पैथोमैकेनिक्स। द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी आर्टिकुलर कार्टिलेज इज द कॉन्ड्रोसाइट जोन। ठीक है, मेंटेनिंग healthy articular cartilage is the chondrocyte zone, chondrocyte zone। तो जो भी कार्टिलेज से रिलेटेड होगा हर चीज कौन देखेगा, ये देखेंगे। ठीक है, जैसे स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है ना, जो कि सारे टीचर्स को मेंटेन करके चलता है, फिर हर चीज उनकी प्रॉब्लम होता है वो सुनता है, तो वो यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है, कॉन्ड्रोसाइट है। ठीक है, तो हर चीज कौन देखेगा, कॉन्ड्रोसाइट देखेगा। तो कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंड एम्बेडेड विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये जो मैं बना रखा है मैंने उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो, फर्स्ट इज कोलेजन टाइप 2 फाइबर्स, कोलेजन टाइप 2 फाइबर्स। ठीक है, सेकंड इज प्रोटियोग्लाइकेंस, प्रोटियोग्लाइकेंस। तो इनका फंक्शन क्या होता है, तो जो कोलेजन टाइप 2 फाइबर्स होते हैं वो हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखता है, प्लस में इलास्टिसिटी भी मेंटेन करके चलता है। ठीक है, जब हम प्रोटियोग्लाइकेंस की बात करते हैं, तो वो मेंटेन रखते हैं एक हाईली लिपिड एंड प्रोटीन कंटेंट जो होना चाहिए जॉइंट के अंदर। ठीक है, तो दोनों चीजें मेंटेन कौन करता है, कोलेजन टाइप 2 फाइबर्स एंड प्रोटियोग्लाइकेंस। ठीक है, दोनों चीजें मेंटेन करके चलते हैं। प्रोटियोग्लाइकेंस में जैसे hyaluronic acid, second one is the keratin sulfate,
ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं, ये प्रोटीओग्लाइकेंस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इन हेल्दी पीपल क्या करते हैं कि इन हेल्दी पीपल कॉन्ड्रोसाइट मेंटेन अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द ब्रेकडाउन ऑफ द ओल्ड कार्टिलेज एंड द मेकिंग ऑफ द न्यू वन, ठीक है। तो अगर ओल्ड कार्टिलेज अगर टूट रहा है, ठीक है, अगर वो ओल्ड कार्टिलेज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उस टाइम पर क्या हो रहा है, उस टाइम पर कैटाबोलिक एक्टिविटी हो रही है, कैटाबोलिक एक्टिविटी हो रही है। अगर मेकिंग ऑफ न्यू वन है तो उसमें क्या हो रहा है, एनाबोलिक एक्टिविटी हो रही है। तो कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक एक्टिविटी को दोनों को मेंटेन करके कौन चलता है, कॉन्ड्रोसाइट की जॉब होती है ये, ठीक है। अब अगर कैटाबोलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है किसी भी वजह से, ठीक है, कैटाबोलिक एक्टिविटी किसी वजह से अगर इंक्रीज हो रही है तो उस टाइम पर क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम होगा, ठीक है। क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम होगा। और डिग्रेडेशन अगर हो रहा है एंजाइम में तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेवरल रिस्क फैक्टर्स की जो कि अफेक्ट करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस को होने में। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो कि इंड्यूस कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को। तो अब हम बात करेंगे सेवरल रिस्क फैक्टर्स की जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होने में एक मेन फैक्टर के रूप में आते हैं, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर्स जो हम 3 रिस्क फैक्टर की बात करेंगे, सिस्टमिक फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो है। सिस्टमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जो कि सिस्टम से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एज, ये चल नहीं रहा है तो अपन सेकंड यूज कर देते हैं। एज, जेंडर हो गया, एथनिसिटी हो गया, हार्मोनल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर, जेंडर फैक्टर हो गया, जेनेटिक फैक्टर हो गया, ठीक है, बोन डेंसिटी, न्यूट्रिशनल फैक्टर, इंफ्लेमेशन। हर एक जो फैक्टर जो कि सिस्टम से रिलेट कर रहा है उन सबको हम इंक्लूड करेंगे सिस्टमिक फैक्टर्स के अंदर, ठीक है। अगर मैं लोकल फैक्टर की बात करूंगा तो एक फॉर एग्जांपल जॉइंट डिफॉर्मेशन, जॉइंट डिफॉर्मेशन या फिर डिसफंक्शनिंग, ठीक है। तो किसके अंदर आ रहा है, लोकल फैक्टर के अंदर आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मसल वीकनेस हो रही है, मसल वीकनेस हो रही है, लिगामेंट लेक्सिटी, लिगामेंट लेक्सिटी या फिर कोई प्रीवियस इंजरी हुई है, प्रीवियस इंजरी हुई है, वो सब कुछ किसके अंदर इंक्लूड होगा, लोकल फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड होगा। अगर मैं एक्सटेंसिव फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है, ज्यादा अगर एथलेटिक वर्क होता है तो उस टाइम पे ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोड बियरिंग होता है तो उस टाइम पर ऑक्यूपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह रूप में हमारे आगे आता है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है एज। तो सबसे पहले फैक्टर क्या आता है, हमने बात भी की थी एज, ठीक है। एज में वैसे बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं जो अपनी रोल प्ले करते हैं, बट अपन करेंगे अभी एक की बात, ठीक है। वैसे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, ये बहुत ज्यादा न्यू होगा आपके लिए, बट ठीक है। थर्ड होता है प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है, या फिर उनका इंक्रीज होना, क्योंकि फॉर्मेशन तो शुरू से हो रखा था बट इस टाइम पे प्रेवलेंट आ जाते हैं, तो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बस अब हम आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, बट मैं क्या करूंगा कि आपके लिए थोड़ा साइड में ये लिख दूंगा कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, बिकॉज वीडियो पहले ही बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, जनरली मैं पहले ये बात करूंगा कि इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस किस किस के बीच में हो जाता है, फ्री रेडिकल्स ऑफ ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन एंड एंटीऑक्सीडेंट का, एंटीऑक्सीडेंट का। तो फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ कोई चार्ज नहीं है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो फ्री है, ठीक है। वो जो फ्री रेडिकल वाली ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है,
ठीक है। तो फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन वो हो गया, एंड एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो या फिर किसी भी एलिमेंट के साथ या फिर किसी भी आयन के साथ बाइंड कर जाते हैं और अपनी स्टेबिलिटी भी लूज नहीं करते, ठीक है, वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, अब मैं अब बात करता हूं फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल जो होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, अब रिएक्टिव ज्यादा है, वो रिएक्टिव ज्यादा है। अब हम बात किसी कर रहे हैं, जॉइंट की कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर वो रिएक्ट करते हैं फैटी एसिड के साथ या फिर प्रोटीन के साथ या फिर डीएनए के साथ या फिर किसी भी ऐसी चीज के साथ जो जिसपे वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल देते हैं, ठीक है। अगर इंपैक्ट बहुत ज्यादा डालते हैं, अगर इंपैक्ट बहुत ज्यादा डालेंगे, मतलब इनके साथ अगर इन्होंने रिएक्ट कर लिया, डिग्रेडेशन ये स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन किसी टाइम पे अच्छा भी होता है, बट इस टाइम पर जब अगर ये फैटी एसिड या प्रोटीन या डीएनए के साथ इंटरप्ट हो जाएंगे, बिकॉज हर एक का एक अलग अलग एक्शन है, ठीक है, हर एक का अलग अलग एक्शन है, हम उसको उसके एक्शन से डाइवर्ट कर रहे हैं। बिकॉज ऑक्सीजन चाहता है कि मेरे साइड बाइंड हो जाओ, आगे का मुझे पता नहीं कि आप किसके साथ लगे हुए हो या फिर डीएनए क्या कर रहा है, प्रोटीन क्या कर रहा है, उसको नहीं पता, उसको बस रिएक्टिव वो बहुत ज्यादा है, उसको कोई ना कोई चाहिए, ठीक है। तो वही चीज हो रही है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देते हैं जो आगे जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस फॉर्म करेगा, ठीक है। जनरली एक जस्ट आपको हिंट दे देता हूं कि क्या क्या होते हैं। तो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि ये जनरली यंग एडल्ट्स में होते हैं, ठीक है, जो कि एक आर्टिकुलर कार्टिलेज को एक स्मूथ एंड इंटैक्ट शेप देते हैं, ठीक है। बट इन द ओल्ड एज जो आर्टिकुलर कार्टिलेज में इनका एक्यूमुलेशन होने स्टार्ट हो जाता है। एक्यूमुलेशन होने के बाद ये जो जॉइंट स्पेस होते हैं उसमें ये ब्रिटल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब खुरदरे हो जाते हैं एंड फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे तो इन्फ्लेमेशन से पेन, ठीक है, वो सेम चीजें प्रोवाइड होंगी। अब प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज जो होती है, इसके बाद जो हम करेंगे, हम इन्फ्लेमेशन में करेंगे, बिकॉज इन्फ्लेमेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। चलो अब इन्फ्लेमेशन ही देख लेते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज, ठीक है, इन्फ्लेमेशन में प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज एक बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। अब प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज जो होते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं एज के साथ, ठीक है, इंक्रीज होते हैं एज के साथ। देयर आर टू फैक्टर्स जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, मैं ये बोलना चाहूंगा, ठीक है। दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, वो दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं। फर्स्टली होता है डिसरेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, फर्स्ट बात। एंड सेकंड कौन सा होता है, सेकंड उससे भी इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है फैटी मास में प्रोटीओग्लाइकेंस की एक्टिविटी इंक्रीज होना, बिकॉज ओल्ड एज के साथ फैटी मास इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो उस टाइम पर प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेस ऑलरेडी इंक्रीज होने लग जाते हैं। अब ये बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फैटी एसिड में क्या होता है, फैटी टिश्यूज में क्या होता है, वहां पर ऑलरेडी एडिपोकाइनेस, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 फैक्टर्स पहले से ही होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये इनमें से कुछ, इनमें दो एक्टिविटी चलती है। अब ये दो एक्टिविटी कौन सी होती है, ये अच्छे से देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। अब मैंने क्या क्या बोला कि इनमें दो एक्टिविटी चलती है, ठीक है, कि सम आर इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कार्टिलेज, ठीक है, कुछ ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं और कुछ क्या करते हैं, जो आगे सेल्स बनने वाले हैं या फिर जो आगे जाके प्रोडक्शन होने वाला है उन साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि कैटाबोलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और दूसरे साइड एनाबोलिक एक्टिविटी डिक्रीज भी हो रही है, मतलब बन भी नहीं रहे और खत्म भी ज्यादा हो रहे हैं, मतलब फिनिश भी ज्यादा हो रहे हैं। तो दोनों टाइप से डबल वैमी पोजीशन आ गई ना, तो यही चीज होती है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन हमने कवर कर लिया, हमने एज कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं जेंडर पे। तो अब हम बात करेंगे जेंडर पे, ठीक है। तो जेंडर कैसे एक रोल प्ले करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो हमें पता है कि फीमेल्स के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज्यादा होता है। इसके दो फैक्टर्स हैं और मैं इसमें ही आपको दो फैक्टर्स सॉल्व करवा दूंगा, और वो कौन कौन से होंगे, एनाटॉमिकल फैक्टर्स एंड सेकंड वन इज द हार्मोनल फैक्टर, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं वो दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस को कॉज करने के लिए। वो दो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो एनाटॉमिकल फैक्टर में फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं। वो फर्स्ट जो है वो है कि
जो फीमेल्स का क्यू एंगल ज्यादा होता है, हमें अच्छे से पता है फीमेल्स का क्यू एंगल ज्यादा होता है। अगर क्यू एंगल ज्यादा होता है तो हमें अच्छे से पता है कि पटेलोफिब्रल सिंड्रोम हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ये सारी कंडीशंस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि क्यू एंगल क्या करता है, एक एंगुलर फोर्स लगाता है, और एंगुलर फोर्स जब भी लगेगा वहां पर एक साइड का ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। अगर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो उस टाइम पर ओए के चांसेस इंक्रीज होंगे, बिकॉज आर्टिकुलर कार्टिलेज फोकल नर्विंग इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडली बात हम करते हैं हार्मोनल फैक्टर्स की। हार्मोनल फैक्टर आपको आना ही आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्मोनल फैक्टर की जो मैं स्टोरी बताने वाला हूं वो पूरी की पूरी ईस्ट्रोजन पे घूमने वाली है। ठीक है, अब ईस्ट्रोजन क्या क्या करते हैं हम ये बताना चाहेंगे। ठीक है, ईस्ट्रोजन क्या क्या करता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन समझने के लिए, ईस्ट्रोजन के लिए हमें दो चीज पता होनी चाहिए। फर्स्टली होता है कि पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन के अंदर 45 टू 65 जो कि इनकी एज होती है, 3 टाइम्स मोर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जो कि एक नॉर्मल वीमेन का होता है। इससे आप उसका प्रेवलेंस समझ सकते हो कि जितने भी फीमेल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लिया कि 1 टू 44 एंड 65 टू 80, इनमें इतना ज्यादा प्रेवलेंस नहीं होता, बट इन सब की एज एक तरफ और 45 टू 65 की एक तरफ, और वो भी 3 गुना ज्यादा होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसका प्रेवलेंस कितना ज्यादा है। अब ये क्यों होता है, ये होता है ईस्ट्रोजन फैक्टर के कारण। तो ईस्ट्रोजन फैक्टर जो होता है वो 2 फैक्टर में अपनी एक बहुत मेन भूमिका निभाता है। ठीक है, इन विट्रो स्टडी हुई थी एनिमल एंड ह्यूमन ट्रायल पर, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन जब हुआ था उनका, तो ये माना गया था कि जो मल्टीफैक्टोरियल ईस्ट्रोजन इफेक्ट है, कहां कहां पर, कार्टिलेज हो गया, कार्टिलेज, सबकॉन्ड्रल बोन, मसल, जॉइंट, हर एक पे ईस्ट्रोजन का मल्टीफैक्टोरियल इफेक्ट है। मतलब एक इफेक्ट नहीं, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं ईस्ट्रोजन के हर एक जगह पे। ठीक है, तो अभी इतना टाइम नहीं है बिकॉज बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अभी ऐसे बहुत सारा कुछ हमें पढ़ाना है, तो अभी इतना सब कुछ कवर नहीं कर पाऊंगा। बट कार्टिलेज अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, या फिर सबकॉन्ड्रल बोन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी बात करेंगे, ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करेंगे ईस्ट्रोजन की, ईस्ट्रोजन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो किसमें, सबसे पहले कार्टिलेज में। तो कार्टिलेज में ये कैसे अपनी एक रोल प्ले करता है, तो हमें पहले सबसे पहले ये देखना है। तो ईस्ट्रोजन 2 एक्टिविटी करता है कार्टिलेज के अंदर। अब ये अच्छे से देखना, बहुत आसान है और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस, इंक्रीज कर देता है एक्टिविटी को, मतलब प्रोटियोग्लाइकेंस की एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, और डिक्रीज करता है सारी सेल मीडिएटर्स डेंजरस एक्टिविटी। ठीक है, तो प्रोटियोग्लाइकेंस क्या कर रहे थे, प्रोटियोग्लाइकेंस क्या कर रहे थे, कॉन्ड्रोसाइट का एक कॉन्स्टेंट था वो, है ना, जो कि हेल्प कर रहा था कार्टिलेज की फॉर्मेशन के अंदर, ये चीज हो रहा था। बट सेल मीडिएटर्स जो डेंजरस एंजाइम्स है वो कौन कौन से हैं, हार्मोन्स कौन कौन से हैं, वो हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रिन्स। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं सेल मीडिएटेड एक्टिविटी जो होती है, डेंजरस सेल मीडिएटेड एक्टिविटी होती है, जो कि पेन लेके आती है, जो कि इन्फ्लेमेशन लेके आती है, उनको कम करते हैं एंड प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, बट हमें अभी पता है कि पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में ईस्ट्रोजन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अगर कम हो जाती है तो इससे बिल्कुल उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो प्रोटियोग्लाइकेंस थे जो कि फॉर्मेशन कर रहे थे कॉन्ड्रोसाइट्स का, वो कम होने लग जाएगा, एंड जो सेल मीडिएटेड डेंजरस एक्टिविटी थी जो कि वो इनहिबिट कर रहा था, अब वो इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, वो इंक्रीज होने लग जाएगी तो क्या होगा कि मैं जो रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर कैटाबोलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और यहां पर एनाबोलिक, गलती से बोल दिया मैंने, हाँ ठीक है, कैटाबोलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और यहां पर एनाबोलिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वही वाली बात आ गई। तो हार्मोनल फैक्टर अभी हमने कर लिया है, ईस्ट्रोजन का इफेक्ट देख लिया है, पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में कैसे वो इफेक्ट करता है कार्टिलेज को। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जेनेटिक फैक्टर की।
तो अब हम बात कैसे करते हैं जेनेटिक फैक्टर की। जेनेटिक फैक्टर्स में हमें क्या बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, ट्विन स्टडी रिवील दैट जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर को एक साइड रख के उन्होंने ये बोला था कि देयर इज 35 to 64% चांसेस ऑफ डेवलपिंग knee osteoarthritis प्लस में hand osteoarthritis and there are 60 above% chances कि उनको hip osteoarthritis अगर एक को है तो वो दूसरे को भी हो। तो कितना ज्यादा प्रेवलेंट है ये जेनेटिक। बात करते हैं अब न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की। न्यूट्रिशनल फैक्टर हमें अच्छे से पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में फैटी जो फूड है बहुत ज्यादा खाने लग गए हैं। तो उस टाइम पर एक स्टडी हुई थी माइस पर जो कि ये डिफाइन कर रही थी कि ज्यादा फैटी एसिड या ज्यादा फैटी फूड खाने से उन पर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या पाया गया कि डिस्टेबलाइजेशन ऑफ मीडियन मेनिस्कस, साइनोवाइटिस, टेंडनाइटिस, ओस्टियोफाइट, ग्रोथ फॉर्मेशन, ये सब कुछ इंक्रीज हो गया था। ठीक है, तो हमें इससे पता चलता है कि फैटी जो फूड है उसको खाने से क्या क्या चीजें, क्या क्या थिंग्स रोल प्ले कर रही है इस चीज में। ठीक है, बट एक और चीज जो कि मैं बताना चाहता था, म्यूफा। ठीक है, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक बहुत अच्छा फूड माना गया है जिसके अंदर जो म्यूफा होता है वो अगर खाने से या फिर वो अगर कंज्यूम करने से बहुत अच्छी जॉइंट हेल्थ मानी गई है। ठीक है, सेकंड फैक्टर इज विटामिन डी। विटामिन डी की कंज्यूमेंट से बहुत अच्छा माना गया है कि जो जॉइंट है वो अपना एक अच्छा रोल प्ले करते हैं एंड ज्यादा टाइम तक अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो हम बात करते हैं लोकल फैक्टर्स की। फॉर एग्जांपल जॉइंट इंजरी हो गई है, पहले एक जॉइंट इंजरी हुई थी एंड उसके बाद जब हम दोबारा एक्टिविटी कर रहे थे तो दोबारा वहां पर चोट लग गई। तो सिवियर इंजरीज, फॉर एग्जांपल इंटरआर्टिकुलर डैमेज हो गया या फिर मेनिसेक्टोमी होगी मेनिस्कस डैमेज पे या फिर और भी कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उस टाइम पर ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो प्रेवलेंस है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है इन एथलीट्स एज वेल इन नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, तो फर्स्टली ये चीज हो गई, ये क्या था कि प्रीवियस इंजरी। ठीक है, सेकंड होता है मसल वीकनेस। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो उस टाइम पर क्वाड्रिसेप्स वीकनेस बहुत ज्यादा कॉमन पाई गई है। ठीक है, वीकनेस हो गई है तो उस टाइम पर वो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं दे पाती है। ठीक है, तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं दे पाएगी तो उस टाइम पर क्या होगा कि बोनी सरफेसेस जो होंगे वो अपने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो वो थोड़े लूज हो जाते हैं एंड कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ग्लाइडिंग फोर्सेस होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, फिर पेन आ जाएगा, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस अगेन इंक्रीज हो जाएंगे। जॉइंट डिसफंक्शनिंग भी बहुत ज्यादा एक मेन रोल प्ले करती है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली आता है इसमें ओबेसिटी। ठीक है, तो ओबेसिटी में ऐसा माना गया है, देयर आर स्टडीज जो कि ये कहती हैं कि बीएमआर अगर 30 से ज्यादा है, अगर बीएमआर 30 से ज्यादा है तो देयर आर 68% चांसेस कि उस पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस आगे जाकर होगा या फिर हुआ होगा। There is increase in 5 unit in BMR, तो उस टाइम पर 11 to 16% चांसेस है कि उस पर्सन को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा एंड 11% चांसेस हैं कि उस पर्सन को हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, जो कि ये भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। ऑक्यूपेशन हो गई, ऑक्यूपेशन में फॉर एग्जांपल एक पर्सन एथलीट है, उस टाइम पर लोड बेयरिंग जो होगी वो ज्यादा होगी। लोड बेयरिंग ज्यादा होगी तो उस टाइम पर कॉन्टैक्ट में जल्दी आएंगे स्पेसिस, अगर कॉन्टैक्ट में जल्दी आएंगे तो उस टाइम पर ग्लाइडिंग फोर्सेस दोबारा ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं। फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है, तो उस टाइम पर भी ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उसके आगे क्या होता है। अगर हमने रिस्क फैक्टर की बात देख ली, अब रिस्क फैक्टर के बाद क्या कॉमन चीज होती है उस टाइम पर कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज हो सकता है। मैंने हर एक फैक्टर में क्या बोला था आपको कि कहीं ना कहीं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज कर रहे हैं। ठीक है, वो कैसे कर रहे हैं, अब वो क्या कॉन्ड्रोसाइट में चेंज आता है, अब हम उसकी बात करते हैं। आई नो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग बन रहा है बट आई एश्योर यू कि इससे अच्छा ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज देयर आर अप्रोक्स 30 to 35 आर्टिकल्स जो कि बस इसको ढूंढने में निकले एंड इसकी स्टडी करने में निकले हैं। सो वट एवर द कॉज ऑफ आर्टिकुलर डैमेज, बट कॉन्ड्रोसाइट जो होगा वो कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की कोशिश करेगा या वो चाहेगा कि मैं मेंटेन रहूं। ठीक है, तो कॉन्ड्रोसाइट जो कॉन्ड्रोसाइट होगा वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा अपने आप को। ठीक है, ये हमें अच्छे से पता है कि कॉन्ड्रोसाइट जो होगा मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो उस टाइम पर एक कॉन्ड्रोसाइट एक मेन थिंग करता है, वो क्या करता है कि वो जो कोलेजन टिश्यूज जो होते हैं,
जो कोलेजन टिश्यू का कंटेंट होता है, जो कोलेजन टिश्यूज होते हैं टाइप 2 फाइबर्स, वो इंक्रीज करने की हेल्प जरूरी होते हैं, ठीक है, मतलब वो इंक्रीज करना चाहते हैं उनको, ठीक है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है वो कोलेजन टाइप 2 फाइबर्स का, एंड प्रोटीओग्लाइकन्स का स्लो कर देता है, प्रोटीओग्लाइकन्स का कम कर देता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आगे आने वाले टाइम में वो क्या होगा, जो कोलेजन टाइप 2 फाइबर्स फॉर्म हो रहे होते हैं वो क्या हो जाता है, कोलेजन टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, कोलेजन टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोलेजन टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं कोलेजन टाइप 2, तो वो प्रोटीओग्लाइकन्स के साथ सही से एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, मतलब वो दोनों एक वो होता है ना कि सिनर्जी की तरह काम कर रहे हैं, कि मतलब दोनों एक पर्टिकुलर एक्शन करवा रहे हैं, वो चीज नहीं हो पाती है। इससे क्या होता है कि डिक्रीज एक्टिविटी हो जाती है, इलास्टिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है, इलास्टिसिटी अब कम हो गई है, ठीक है, इलास्टिसिटी कम हो गई, हमें यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इलास्टिसिटी अब कम हो गई है तो उस टाइम पर एक और चीज होगी, उस जो कोलेजन टाइप 2 बन रहा था जो कि हमें इलास्टिसिटी प्लस में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रहा था, अब वो नहीं है, ठीक है। अब वो अगर वो नहीं है तो उस टाइम पर इलास्टिसिटी कम हुई, अब इलास्टिसिटी कम हुई तो उस टाइम पे जो शॉक एब्जॉर्बिंग पावर थी आर्टिकुलर कार्टिलेज की, जो कि वेट डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर थी आर्टिकुलर कार्टिलेज की, वो कम हो गई या फिर वो बहुत कम हो गई, ठीक है। वो कम हो जाएगी तो जो कार्टिलेज होगा वो धीरे धीरे डीजेनरेशन में जाएगा, ठीक है। अगर वो डीजेनरेशन में जाएगा तो उस टाइम पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज कार्टिलेज, ठीक है, एंड दिस इज टाइप 1 टाइप 2 फाइबर्स, दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो भी है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा था, इलास्टिसिटी कम हो रही थी एंड डीजेनरेशन स्टार्ट हो रहा था। डीजेनरेशन अगर यहां पर स्टार्ट हो रहा था तो यहां पे जो कार्टिलेज के जो फाइबर्स थे या फिर जो कंटेंट था वो यहां पे आने लग जाएगा इन द साइनोवियम, ठीक है। आएगा नहीं आएगा, आएगा। अब यहां पर आ गया तो इस टाइम पर टाइप 1 टाइप ए फाइबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टाइप ए फाइबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो सेलुलर डेब्रिस को हटाए, ठीक है, मतलब ये जो फाइबर्स हैं इनको सेलुलर डेब्रिस के लिए निकालने लग जाते हैं। तो इस टाइम पर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं उस टाइम पे पेन इंड्यूस कर चुके होते हैं। अब पेन इंड्यूस कर चुके होंगे तो उस टाइम पर जो लिम्फोसाइट्स होंगे, मोनोसाइट्स होंगे, वहां पर एक्टिविटी उनकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो टाइप 1 को हटाने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम पर इम्यून सेल्स जो होंगे वो एक्टिवेट हो चुके होंगे, कौन कौन से, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है, एंड वो इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स का प्रोडक्शन होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आएंगे तो क्या होगा, इन्फ्लामेटरी एक्शन स्टार्ट होगा, इन्फ्लामेटरी एक्शन स्टार्ट होगा तो आगे जाके क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, पेन इंड्यूस होगा, ठीक है। पेन इंड्यूस होगा तो उस टाइम पर क्या होगा, एक मेन चीज होगी कि एडेप्टेशन भी आएगी प्लस में डीजेनरेशन और ज्यादा होगा, तब तक बोन विजिबल नहीं हो पाती, ठीक है। तब तक बोन विजिबल होगी तो उस टाइम पे बोनी ग्रोथ जो होगी बीच में ना होके साइड में लग जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाता है वहां पर। ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो गया तो ये दूसरी चीज हो गई जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है। फर्स्टली क्या थी, फोकल नैरोइंग होना, ठीक है। सेकंड क्या होता है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होना, दोनों चीजें हुई। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन है वो अब क्यों ज्यादा डीआईपी पीआईपी में होती है, ठीक है। उससे क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है, उसके डिफरेंट फैक्टर्स क्या क्या है जो उसको अफेक्ट करते हैं, हम हर एक बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो बन गई है। तो इसलिए अब हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस पार्ट 2 में उन सब की चीजों के बारे में।